अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लीनिंग वैलिडेशन के बारे में। जैसे कि हमने वैलिडेशन इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन की एक वीडियो जो है बनाई हुई है, और उसकी टाइप्स में से हमने एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन और इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन या इक्विपमेंट वैलिडेशन को हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्लीनिंग वैलिडेशन है। ये भी वैलिडेशन का ही पार्ट है। अगर आपने वैलिडेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लें। तो स्टार्ट करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन से कि क्लीनिंग वैलिडेशन जो है वो क्या है, और क्लीनिंग वैलिडेशन जो है किस तरह से परफॉर्म की जाती है, वो इसी वीडियो में जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन के क्लीनिंग वैलिडेशन जो है वो उसकी क्या ज़रूरत होती है हमारे पास। तो सबसे पहले जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो हमारी प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर हम करते हैं, तो उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी प्रोडक्ट को जो है वो कंटामिनेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो हैं वो क्लीनिंग एजेंट्स हैं, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, उसके बाद जो है प्रोडक्ट रेजिड्यू है। बाज़-औक़ात ये होता है कि हमारे पास जो है जब इक्विपमेंट की क्लीनिंग होती है तो उसमें जो है कुछ वो क्लीनिंग एजेंट्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। तो क्लीनिंग एजेंट जो है प्रोडक्ट को तो क्लीन कर देते हैं, पर बाज़ औक़ात ये होता है कि क्लीनिंग एजेंट्स के रेजिड्यूज़ जो है वो उसमें रह जाते हैं, और हम जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्लीनिंग एजेंट्स के जो है रेजिड्यूज़ उस प्रोडक्ट में जाने के चांसेस होते हैं, और उस प्रोडक्ट को जो है वो कंटामिनेट करते हैं। तो दूसरा ये कि हमारे जो प्रीवियस जब हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके रेजिड्यूज़ जो है वो भी रह जाते हैं, और हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होती है उसको कंटामिनेट करते हैं। तो इस फैक्टर्स की वजह से हमने जो है क्लीनिंग वैलिडेशन जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है। तो क्लीनिंग वैलिडेशन बेसिकली ये होता है कि आपके क्लीनिंग जो आपका प्रोसीजर होता है उसको वैलिडेट करते हैं हम, और उसमें देखते हैं कि आप जो क्लीनिंग प्रोसीजर जो आप यूज़ कर रहे हो वो प्रोसीजर जो है वो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है, और उस प्रोसीजर की वजह से आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर या उसकी सेफ्टी या एफिकेसी के ऊपर, प्योरिटी के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट जो है नहीं पड़ता। उसके बाद जो है क्लीनिंग प्रोसीजर्स जो हैं वो सबसे एसेंशियल होते हैं कि आप जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो बेसिकली जो क्लीनिंग वैलिडेशन का मकसद यही है कि आपकी जो क्लीनिंग जो प्रोसीजर है उसको वैलिडेट करना, उसको जो है अश्योर करना कि आप जो क्लीनिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल क्लीनिंग जो है वो ठीक है। तो पर्पज़ यही होता है क्लीनिंग वैलिडेशन का कि अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ द करंट प्रोडक्ट इन द सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। आपकी जो प्रोडक्ट है उसको कंटामिनेशन से अवॉइड करता है। और दूसरा ये है कि टू डिज़ाइन एंड कैरी क्लीनिंग इन अ वे दैट कंटिन्यूसली रिड्यूस कंटामिनेशन टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और उसके बाद जो है कंटिन्यूसली जो है वो रिड्यूस करता है कंटामिनेशन को, और जो है एक एक्सेप्टेबल लेवल की तरफ जो है वो क्लीनिंग वैलिडेशन आपको ले आती है। क्लिनिक वैलिडेशन जैसे कि पहले मैंने कहा कि एक आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो जाता है कि आपके पास जो क्लीनिंग प्रोसीजर है वो अप्रूव है, और विल प्रोवाइड क्लीन इक्विपमेंट, और आपके जो है इक्विपमेंट जो आप क्लीन कर रहे हैं वो बिल्कुल जो है सेफ़ है, या बिल्कुल जो है क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो देगा। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनिंग वैलिडेशन। क्लीनिंग वैलिडेशन की जो है इम्पोर्टेंस क्या होती है। कस्टमर रिक्वायरमेंट भी हम कह सकते हैं कि वो इंश्योर कराता है कि हम जो है सेफ्टी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करते हैं। उसके बाद रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट भी होती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर। और WHO के हवाले से अगर बात करें तो पर्टिकुलर अटेंशन शुड बी अकॉर्डेड टू द वैलिडेशन ऑफ क्लीनिंग प्रोसीजर्स। जो है एक पर्टिकुलर अटेंशन होती है WHO की तरफ से कि जो क्लीनिंग वैलिडेशन प्रोसीजर्स हैं वो किस तरह से हैं। और इसके बाद द डेटा शुड बी सपोर्ट ए कंक्लूजन दैट रेजिड्यूज हैव बीन रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और FDA की तरफ से ये है कि एक कंक्लूजन होनी चाहिए डेटा की कि आपके जो रेजिड्यूज़ हैं वो कितने एक्सेप्टेबल लेवल पे हैं। फॉर एग्जांपल ये होता है कि आप जब क्लीनिंग परफॉर्म करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आपके जो 100% आपकी क्लीनिंग हो चुकी है, या कुछ रेजिड्यूज़ ऐसे होते हैं जो रेजिड्यूज़ उसके अंदर रह जाते हैं। तो उसकी हम क्लीनिंग वैलिडेशन करके ये पता लगा सकते हैं कि आपके रेजिड्यूज़ कितनी अमाउंट में है, मतलब आपका बिल्कुल माइन्यूट अमाउंट है जो आपकी जो है प्रोडक्ट या आपकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता।
तो उसका एक एक्सेप्टेबल लेवल होता है कि उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। उसके बाद हमारे पास है मास्टर वैलिडेशन प्लान। ये वैलिडेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक मास्टर वैलिडेशन प्लान बनता है जिसके अंदर जो है वैलिडेशन की एक पूरी स्टोरी होती है कि आपके पास जो है अप्रोप्रिएट क्लीनिंग प्रोसीजर है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लीनिंग एजेंट की जाती है कि आपके पास जो क्लीनिंग एजेंट यूज़ होगा उसकी जो है नेचर क्या होगी, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीजर, और जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा उसकी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर मौजूद होगी। उसके बाद आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है कि आपकी कितनी मतलब जो है लिमिट है, उसकी कितनी लिमिट जो है एक्सेप्टेड है, कितनी नहीं है, वो भी उसके अंदर मौजूद होगा। और दूसरा ये कि एनालिटिकल मेथड आपका मौजूद होगा कि आप जो वैलिडेशन परफॉर्म करेंगे, जो आप सैम्पलिंग करेंगे क्लीनिंग वैलिडेशन के हवाले से, तो उसके अंदर जो एनालिटिकल मेथड है, टेस्टिंग का मेथड जो है वो कौन सा यूज़ किया जाएगा। वो एचपीएलसी होगा, स्पेक्ट्रो होगा, जो भी उसके अंदर जो है वो मौजूद होगा। और उसके बाद एक कॉपी ऑफ प्रोटोकॉल एंड फाइनल रिपोर्ट। और उसके बाद एक प्रोटोकॉल की कॉपी होगी और उसकी फाइनल रिपोर्ट होगी। तो मास्टर वैलिडेशन जो प्लान होता है वो एक कंप्लीट स्टोरी बताता है कि आपकी वैलिडेशन जो है वो किस तरह से जो है की जाएगी, और कौन कौन जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, या किस किस की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी क्लिनिक वैलिडेशन के अंदर। तो जैसे कि इम्पोर्टेंस ऑफ वैलिडेशन में हमने कहा था कि वैलिडेशन की एक टीम होती है जो कि ये सारी वैलिडेशन जो है परफॉर्म करती है, टेस्टिंग करती है, और जो है सैम्पलिंग जो है सिर्फ वो क्यूए की तरफ से की जाती है, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ से। और जो है वैलिडेशन जो परफॉर्म की जाती है वैलिडेशन टीम की तरफ से की जाती है। बेसिकली वैलिडेशन डिपार्टमेंट भी जो है क्वालिटी एश्योरेंस का ही डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो हमारे पास दो मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। एक डायरेक्ट सरफेस सैम्पलिंग होती है, दूसरी हमारी रिंस सैम्पलिंग कहते हैं हम जिसे। तो डायरेक्ट सरफेस सैम्पलिंग या डायरेक्ट मेथड जिसे कहा जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज मेथड, ये जो है बहुत ही कॉमन जो है मेथड होता है हमारे पास। इसमें हम स्वैब्स यूज़ करते हैं। स्वैब्स एक जो है इनर्ट कॉटन मटेरियल होता है, जिस इनर्ट का मतलब ये होता है जो नॉन रिएक्टिव हो, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं कराता। टाइप ऑफ सैम्पलिंग मटेरियल शुड नॉट इंटरफेयर विद द टेस्ट, जो कि टेस्ट के अंदर जो है इंटरफेयर नहीं करता या किसी के साथ जो है रिएक्शन नहीं करता। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड, कौन से फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने की ज़रूरत होती है। सप्लायर ऑफ द स्वैब, के आपके पास जो स्वैब है उसका सप्लायर जो है कौन है, मतलब किस किस तरफ से वो जो है सप्लाई की गई है। उसके बाद एरिया स्वैब, कौन सा एरिया जो है वो स्वैब किया जाएगा। और नंबर ऑफ़ स्वैब्स यूज्ड, आप कितनी जो है स्वैब्स उसमें यूज़ करेंगे। स्वैब्स बेसिकली एक कॉटन टाइप एक मटेरियल होता है जिसके साथ एक स्टिक होती है अंदर। तो उस स्टिक की हेल्प से जो है वो स्वैप किया जाता है। मतलब कुछ पर्टिकुलर एरिया होते हैं जिसके अंदर हम जो है सैम्पलिंग करके वो स्वैप्स के ज़रिए जो है सैम्पलिंग की जाती है उसकी। उसके बाद स्वैप हैंडलिंग एंड स्वैपिंग टेक्निक, कि आपकी स्वैप को किस तरह से आप हैंडल करोगे, उसकी टेक्निक जो है वो क्या होगी। बेसिकली उसकी टेक्निक कुछ इस तरह से होती है कि आप जो है जब स्वैप टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो उसको हॉरिजेंटल भी परफॉर्म करते हैं और उसको वर्टिकल भी परफॉर्म करते हैं। तो इसमें जो ये लाइंस ड्रॉ की गई हैं तो इससे आप स्वैप जो है स्वैप को घुमाते हैं इक्विपमेंट के अंदर। तो बिना उठाए जो है इसको घुमाया जाता है वर्टिकल पोजीशन में, और इसी तरह से आप स्वैप को फ्लिप कर देते हैं, और इसी तरह से 90 एंगल में आप जो है स्वैप जो है अगेन परफॉर्म करते हैं। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट होता है कि आप जब टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो स्वैप को जो है ना ऊपर नहीं उठाना होता, वो नीचे जो है उसको इक्विपमेंट के साथ लगाए रखना होता है। उसके बाद दूसरा जो आपका सैम्पलिंग का मेथड होता है वो होता है रिन सैम्पल्स, इनडायरेक्ट मेथड जिसे हम कहते हैं। allows sampling of a large surface area that are inaccessible or that cannot be routinely disassembled। इसमें ये होता है कि आप एक रिंसिंग जो है सैम्पलिंग की जाती है, एक मतलब रिंस किया जाता है इक्विपमेंट की क्लीनिंग के बाद, रिंस करके उसका सैंपल लिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसमें आप स्वैप स्टिक जो है यूज़ नहीं कर सकते। कुछ ऐसे जो है एरियाज़ भी होते हैं इक्विपमेंट के अंदर जो कि हार्ड टू क्लीन होते हैं, जिसकी क्लीनिंग जो है बहुत मुश्किल से होती है, तो उसकी सैम्पलिंग भी जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल से होगी।
और कुछ जो है पार्ट्स इक्विपमेंट के इस तरह के होते हैं कि वो पार्ट आप डिसअसेंबल करके उसको आप वॉशिंग एरिया में लेके जाते हैं और उसकी वॉशिंग करते हैं। तो कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसको आप डिसअसेंबल नहीं कर सकते, तो वो उसको वहीं उसी एरिया के अंदर जो है वो क्लीन किया जाता है। तो उसकी जो है सैम्पलिंग जो है रिंस सैंपल से की जाती है। आप रिंसिंग करते हैं उसकी, मतलब पानी या कोई भी इस तरह का सैंपल हो जिसके अंदर जो है आपकी जो प्रोडक्ट के रेजिड्यूज़ हैं जो उसमें सॉल्युबल हों। तो प्रोवाइड्स एन ओवरऑल पिक्चर जो कि पूरा एक सैम्पलिंग दे देता है आपका। तो यूज़फुल फॉर चेकिंग फॉर रेजिड्यूज़ ऑफ क्लीनिंग एजेंट्स, ये बहुत यूज़फुल होता है कि आपकी क्लीनिंग एजेंट्स के रेजिड्यूज़ जो है उसमें ना रह जाए। तो ये जो है क्लीनिंग एजेंट्स के रेजिड्यूज़ के हवाले से बहुत यूज़फुल होता है। उसके बाद इन कॉम्बिनेशन विद अदर सैम्पलिंग मेथड सच एज सरफेस सैम्पलिंग, और उसके बाद अदर सैम्पलिंग मेथड्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि हमारा सरफेस सैम्पलिंग होता है। कोई सरफेस एरिया हो उसमें रिंस करके आप जो है उसकी सैम्पलिंग कर लें। तो सैम्पलिंग के बाद हमारे पास जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होता है क्लिनिक वैलिडेशन का, कि आपकी एक्सेप्टेंस क्या है कि आपकी वैलिडेशन जो है इस पे पास है। तो जो आपका सैंपल है वो विजुअली क्लीन होना चाहिए। नो रेजिड्यू विजिबल ऑन द इक्विपमेंट आफ्टर क्लीनिंग, मतलब इक्विपमेंट के ऊपर कोई विजुअली जो है वो रेजिड्यूज़ नज़र नहीं आना चाहिए। और ये भी होता है कि आप जब सैम्पलिंग कर लेते हो, जो आपका सैंपल होता है, तो उस सैंपल के अंदर भी कोई इस तरह से विजिबली जो है वो नज़र नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार ऐसा होता है कि आप रिंसिंग करते हैं, तो रिंसिंग करने के बाद जो है वो उस सैंपल के अंदर जो है वो रेजिड्यूज़ नज़र आ रहे होते हैं, या फाइबर या पार्टिकल्स, या फिर उसका कलर ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा वो सैंपल। नॉट मोर देन 10 ppm ऑफ द प्रोडक्ट विल अपीयर इन द अनदर प्रोडक्ट। अगर हम कोई टेस्टिंग मेथड ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर पीपीएम में आप शो कर रहे हो, तो पीपीएम जो है पार्ट्स पर मिलियन को कहा जाता है। ये जो है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो नॉट मोर देन 10 ppm जो है उसकी लिमिट होती है कि 10 ppm से ज़्यादा रेजिड्यूज़ जो हैं वो एन अदर प्रोडक्ट के अंदर जो है अपीयर नहीं होना चाहिए। या आपने जो सैम्पलिंग की है उस सैम्पल के अंदर जो है वो 10 ppm से ज़्यादा रेजिड्यूज़ जो है वो नहीं मौजूद होने चाहिए। और उसके बाद नॉट मोर देन 0.1% ऑफ द नॉर्मल थेरेपेटिक डोज ऑफ वन प्रोडक्ट विल अपीयर इन द मैक्सिमम डेली डोज ऑफ द सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट। और उसके बाद अगर थेरेपेटिक डोज की बात करें तो उसमें नॉट मोर देन 0.1% जो है वो मैक्सिमम डेली डोज जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो अपीयर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डेली डोज ऑफ ए सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट। उसके बाद कैलकुलेशन जो है हमारे पास परफॉर्म की जाती है, जिसे हम नॉयल या मैको कैलकुलेशन कहते हैं। क्लिनिक वैलिडेशन में ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसको जो है ध्यान से समझना पड़ता है इसके कैलकुलेशन को। तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि कैलकुलेशन ये क्या है। नॉयल बेसिकली जो है इसकी फुल फॉर्म होते हैं नो ऑब्जर्व्ड अफेक्ट लेवल। नॉयल जो है वो किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग का हो सकता है। नॉयल इज़ नो ऑब्जर्व्ड अफेक्ट लेवल ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग। इट इज़ डिटरमाइंड टू कैलकुलेट द मैको। मैको की जो है फुल फॉर्म होती है मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर, कि आपका जो है वो मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर जो है वो कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जो है क्लीनिंग कर ली, तो आपकी जो प्रीवियस प्रोडक्ट की कितनी मैक्सिमम जो है अलाउएबल कैरी ओवर जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट या आपके सैंपल में मौजूद होना चाहिए, वो आपका मैको कहलाता है। तो आप मैको की कैलकुलेशन करते हैं, हर फार्मास्यूटिकल ड्रग की जो है मैको की कैलकुलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉयल, जिसे हम नो ऑब्जर्व्ड अफेक्ट लेवल कहते हैं। नॉयल इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग इन मिलीग्राम। मिलीग्राम के अंदर एक ड्रग के अंदर अमाउंट होती है जो कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर जो है कोई अफेक्ट नहीं करती। ठीक है। नॉयल इज़ कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लेथल डोज 50 LD50। इसको नॉयल की कैलकुलेशन जो है वो लेथल डोज LD50 से की जाती है ऑफ द ड्रग। लीथल डोज जो है वो अमाउंट होती है मतलब जो कि किसी भी ह्यूमन को जो है किल करने के लिए काफ़ी होती है। तो लीथल डोज जो है 50 इज़ द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट किल्स द 50% पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स यूज्ड इन द टेस्ट। इसको हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लीथल डोज 50 जो है एक ड्रग की इतनी अमाउंट होती है
जिसको अगर हम टेस्टिंग के अंदर एनिमल्स के ऊपर यूज़ करें तो फिर वो 50% पॉपुलेशन ऑफ द एनिमल्स जो है उसमें मर जाए। तो ये आपका जो है LD50 कहलाता है। तो नॉयल की जो कैलकुलेशन है वो होती है LD50। LD50 जो है वो क्या है, लेथल डोज है आपका किसी भी ड्रग का। तो मल्टीप्लाई करते हैं 70 kg से। 70 kg जो है वो एवरेज अडल्ट वेट है 70 kg, जो कि एवरेज अडल्ट वेट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, मतलब उसको जो है डिवाइड करते हैं 2000 के साथ। तो LD50 मल्टीप्लाई बाय 70 kg और डिवाइड करते हैं 2000 के साथ। 2000 आपकी जो है वो कांस्टेंट अमाउंट है, जो फार्मूला के अंदर जो है कांस्टेंट रहेगा हमेशा 2000। फिर नीचे जैसे लिखा हुआ है LD50 लिथल डोज, 70 kg जो है वो एवरेज एडल्ट वेट और 2000 जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल इफ़ एनी ड्रग हैज़ LD50,331 mg/kg। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर किसी भी ड्रग का LD50 जो है वो 331 mg/kg है, देन इट्स नॉयल विल बी कैलकुलेटेड एज बेलो। अगर हम कोई भी ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जिसकी LD50 जो है वो 331 mg/kg है, तो जाहिर सी बात है हर किसी ड्रग का जो LD50 है वो अलग होगा। तो हमने एक एग्जांपल के हिसाब से जो है वो लिया है 331 mg/kg जो है। अगर किसी के LD50 अमाउंट इतनी है तो फिर उसकी नॉयल जो है वो कितनी होगी। तो उसको कैलकुलेट इस तरह से करेंगे, 331 मल्टीप्लाई बाय 70 जो आपका अडल्ट एवरेज वेट है, और उसको डिवाइड करेंगे आप 2000 के साथ। उसका आंसर जो है नीचे लिखा हुआ है 11.58 mg। तो अगर इस तरह की कोई ड्रग है जिसका LD50 331 है, तो उसकी जो नॉयल है, मतलब नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल जो है उसका 11.5 mg होगा। तो उसके बाद नाउ दिस वैल्यू ऑफ नॉयल, नॉयल जो है वो यूज़ किया जाएगा आगे मैको कैलकुलेशन के लिए। मैको कैलकुलेशन क्या है? मैको मैक्सिमम अलाउएबल कैरी ओवर। तो मैको की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास नॉयल बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉयल की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास LD50 जो है का होना बहुत ज़रूरी है ड्रग का। तो जो मैको की कैलकुलेशन होगी वो नॉयल मल्टीप्लाई बाय MBS डिवाइडेड बाय SF इंटू TDD, जहाँ के नॉयल जो है आपका नो ऑब्जर्व्ड इफेक्ट लेवल है, और मल्टीप्लाई करेंगे MBS के साथ। MBS जो है आपका मैक्सिमम बैच साइज़ है, ठीक है। और SF आपका सेफ्टी फैक्टर है, और TDD आपका है टोटल डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ द डेली डोज ऑफ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज़ 500 mg। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात हम कर रहे हैं, जो कि हमारी क्लीनिंग के बाद की जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगी उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल डेली डोज जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट का, अगर फॉर एग्जांपल 500 mg है और उसका जो बेच साइज़ है वो 400 kg है, देन मैको कैन बी कैलकुलेटेड एज बेलो। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसका जो टोटल डेली डोज है वो 500 mg है, और उसका बेच साइज़ जो है वो 400 kg है, तो मैको की कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी। 11.58 mg मल्टीप्लाई बाय 400 kg को हमने मिलीग्राम के अंदर कन्वर्ट किया है with the help of multiply by 1000 and again multiply by 1000। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रूल होता है कि आप अगर मल्टीप्लाई डिवाइड या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप जिसके साथ जो है कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो दोनों का यूनिट जो है आपको सेम रखना होता है। तो हमारे पास 11.5 जो है mg था, तो हमने 400 kg जो कि हमारा बेच साइज़ है, तो उसको भी हमने mg के अंदर कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद है डिवाइडेड बाय 1000। 1000 आपका सेफ्टी फैक्टर है आपका SF, जिसे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 1000 फॉर द ओरल ड्रग्स। ये हर किसी ड्रग का अलग होगा। अगर ओरल है तो फिर वो 1000 होगा। अगर दूसरी कोई प्रोडक्ट होगी तो जाहिर सी बात है उसका जो सेफ्टी फैक्टर होगा वो अलग होगा। तो इसमें 1000 हमने लिया है फॉर द ओरल ड्रग्स, और मल्टीप्लाई बाय 500 mg। 500 mg आपका जो है वो टोटल डेली डोज ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्ट है। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे 11.58 mg मल्टीप्लाई बाय 400 kg, जो कि कन्वर्ट करके कुछ
400 लैक्स जो है हो रहा है तकरीबन, वो है मिलीग्राम के अंदर, उसको मल्टीप्लाई किया गया है और अगेन जो है 1000 मल्टीप्लाई बाय 500। तो जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास अमाउंट अगर हम ग्राम के अंदर देखें तो वो 9.264 ग्राम है। अगर मिलीग्राम में देखें तो 9264 मिलीग्राम है। तो इट शोज दैट द ड्रग विथ 331 mg पर kg LD50, कोई ऐसी ड्रग जिसका हमारा LD50 जो है 331 mg पर kg है, should not be carried over more than 9.264 mg in the next batch having 500 mg daily dose and 400 kg batch size। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसी ड्रग है 331 mg पर kg जिसका LD50 है, तो वो जो है प्रोडक्ट जो है वो 9.264 ग्राम से ज़्यादा कैरी ओवर जो है नहीं कर सकती नेक्स्ट बैच के अंदर, जिसका कि आपका डेली डोज 500 mg हो और बैच साइज़ जो है 400 kg हो। तो ये आपका जो है 9.264 है अमाउंट, ये आपकी मैक्सिमम अलाउबल कैरी ओवर है। अगर हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट के अंदर 9.264 ग्राम का कैरी ओवर अगर आ जाता है तो उसका इफेक्ट जो है ह्यूमन हेल्थ पे नहीं पड़ेगा। अगर इससे अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो में भी आप ह्यूमन हेल्थ को कोई जो है नुकसान पहुंचा सकता है या कोई साइड इफ़ेक्ट दे सकता है। तो 9.264 ग्राम जो है वो किसके लिए है? वो उसके लिए है जिस ड्रग का LD50 331 हो और नेक्स्ट प्रोडक्ट का बेच साइज 400 kg हो और जिसका टोटल डेली डोज है 500 mg हो। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया होता है इज़ टू यूज कैलकुलेट द क्लीनिंग वैलिडेशन लिमिट्स। ये जो है क्लीनिंग वैलिडेशन की लिमिट्स को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये याद रहे कि आप जो है एनालिटिकल मेथड यूज़ कर रहे हैं वो किस तरह का है, तो उस मेथड के हिसाब से जो है ये कैलकुलेशंस जो है वो की जाती हैं। उसके बाद कंक्लूजन की अगर बात करें तो क्लीनिंग एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिन, क्लीनिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फार्मास्यूटिकल का। तो उसे वैलिडेट करना जो है एक मेजर कंसर्न होता है। उसके बाद जो है अगर हम इंस्पेक्शनल हवाले से देखें तो एक मेजर इशू है क्लीनिंग का। तो वैलिडेशन से आपका जो क्लीनिंग वाला पोर्शन है तो वो बिल्कुल जो है वो एक उसको डेफिनेशन मिल जाती है, एक जो है इम्पोर्टेंस मिल जाती है, या फिर ऐसा कह लें कि एक एविडेंस मिल जाता है आपको कि आपकी क्लीनिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, या फिर आपकी क्लीनिंग SOP या आपकी क्लीनिंग जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद अगर हम क्लीनिंग वैलिडेशन की रीवैलिडेशन की बात करें तो रीवैलिडेशन का रूल वही होगा जैसे वैलिडेशन में हमेशा से होता है। तो क्लीनिंग वैलिडेशन में भी यही रूल होगा कि आपकी रीवैलिडेशन कब होगी कि आप अगर प्रोसीजर चेंज कर दो क्लीनिंग का, या फिर आप रॉ मटेरियल चेंज कर दो, या फिर आप फॉर्मुलेशन के अंदर कोई चेंज कर दो, या आपने जो डिटर्जेंट है, आप जो क्लीनिंग एजेंट जो आप यूज़ कर रहे हो, अगर आपने कोई न्यू क्लीनिंग एजेंट यूज़ कर दिया तो फिर आपकी रीवैलिडेशन जो है वो ड्यू हो जाती है। उसके बाद अगर इक्विपमेंट के अंदर कोई मॉडिफिकेशन है तो आपको क्लीनिंग वैलिडेशन अगेन उसकी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा क्लीनिंग वैलिडेशन। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है वैलिडेशन का जो हमारा फोर्थ टाइप है जो है प्रोसेस वैलिडेशन, उसको डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।